नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। आज रविवार का दिन है और आप सभी इस समय चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। तो हमने सोचा कि इन चाय की चुस्कियों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में पक रहे सियासी पुलाव के बारे में भी आपको बताते हैं। इन दिनों हिमाचल के प्रदेश में क्या उठापटक चल रही है, कांग्रेस में भी और भाजपा में भी, दोनों में किस बात को लेकर तनाव है, इसके बारे में आज पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए आज हमने अपने जो संपादक हैं प्रदीप चौहान जी, इनको भी अपने साथ बिठा लिया है और आज इन्हीं से हम सवाल करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है सियासी विशेषज्ञ भी ये माने जाते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इनका पॉलिटिक्स में रहा है। तो ऐसे में हिमाचल की सियासत के बारे में इनसे बातचीत करना तो बनता है। सर, हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस सप्ताह में ही हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस और बीजेपी में एक चीज़ को लेकर काफ़ी रार देखने को मिल रही है। अध्यक्ष पद ना कांग्रेस को मिल पा रहा है और ना ही भाजपा को। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कार्यकारिणी भी नहीं बनी है। लेकिन चलिए, शुरुआत करने के लिए किसी एक पार्टी से शुरुआत हमें करनी होगी और हम उस पार्टी से शुरुआत करेंगे जो वैसे तो माना जाता है कि बहुत स्मूथ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हिमाचल में अध्यक्ष पद अब भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन चुका है। देखिए सुनैना, दो चीज़ें बताऊं मैं आपको। पहली बात, आपने कहा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिकल जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है। नहीं तो लोग सोच बैठेंगे कि मैं शायद राजनीति में था पहले जी। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात आपने की बीजेपी, आपने बिल्कुल सही कहा। अपने आप को मोस्ट डिसिप्लिन पार्टी कहती है, मोस्ट सिस्टमेटिक पार्टी कहती है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष पद को लेकर इतनी खींचतान हो रही है, कई नाम चल रहे हैं। लेकिन जो आपको मालूम है, जो सूत्र हैं वो कुछ और कहते हैं, हमारे सूत्र कुछ और कहते हैं। हमारे सूत्रों के हिसाब से हेड ऑन फाइट तो सीधी इस वक्त जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल के बीच में ही है, लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो दोनों के नेगेटिव जा रही हैं। जो बीजेपी हाई कमांड है वो भी, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो भी फिलहाल कोई जल्दबाजी में नहीं है बीजेपी का यहाँ अध्यक्ष बनाने के लिए। उसकी वजह दिल्ली से जुड़ी हुई है। दर्शकों को मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, जो हिमाचल से आते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होना है। उसके लिए ज़रूरी है कि जितना पूरे देश में जो प्रादेशिक चुनाव हो रहे हैं वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। तो अभी बहुत से राज्य हैं हिमाचल की तरह जहाँ पर जो प्रदेश के जो संगठनात्मक चुनाव है वो पूरे नहीं हुए हैं और JP नड्डा इस वक्त एक्सटेंशन पे चल रहे हैं जी। तो खबर ये आ रही है कि, और लग भी रहा है कि बीजेपी चाह रही है कि कम से कम बिहार चुनाव तक JP नड्डा को कंटिन्यू किया जाए और JP नड्डा के ही नेतृत्व में जो है वो बिहार का विधानसभा चुनाव हो। और क्योंकि JP नड्डा ने अभी तक अपने आप को प्रूव किया है अध्यक्ष के तौर पर, विधानसभा चुनाव में जितने भी उनके अंडर हुए हैं बहुत अच्छा बीजेपी ने परफॉर्म किया है। जाहिर सी बात है, मेन प्लैंक उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन संगठनात्मक तरीके से JP नड्डा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो बिहार का चुनाव भी जो नरेंद्र मोदी हैं वो चाहते हैं कि JP नड्डा के अंडर ही लड़ा जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि JP नड्डा तब तक टिके। JP नड्डा ऑलरेडी एक्सटेंशन पे है, तो वो एक्सटेंशन उनको ऑफिशियली नहीं दे सकते। तो इसलिए बहाना ये बढ़िया है कि भाई हमारे प्रादेशिक संगठनात्मक चुनाव पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नया चुना जाएगा वो उसके बाद चुना जाएगा। तो इसलिए प्रादेशिक चुनाव को खींच के कम से कम अगस्त तक लेके जाए। तो अगस्त तक अगर ये चुनाव खींच जाते हैं तो एक बहाना बन जाता है कि चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष में 2 महीने लगेंगे चुनने में, तो उतनी देर में 2-3 महीने में बिहार का चुनाव भी निपट जाएगा। फिर ये भी बहाना मिल जाएगा कि चलिए बिहार के चुनाव के बाद नया अध्यक्ष देते हैं। तो दरअसल वहाँ से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये फिलहाल बीजेपी में नए अध्यक्ष को क्यों नहीं नया अध्यक्ष मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी में कोई ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है। बीजेपी में कोई कांग्रेस की तरह खींचतान थोड़ी है। बीजेपी में तो जो ऊपर से एक बार आदेश हो जाता है उस आदेश के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस पर कोई नानुकुर करे। तो वो यूँ डिसीजन हो सकता है, अगर मोदी जी चाहें, अमित शाह जी चाहें तो 5 मिनट में डिसीजन हो जाए। वजह ये बताई जा रही है कि शायद इसलिए फिलहाल बीजेपी हाईकमान ने इसको ढीला छोड़ा ताकि लंबा खींच जाए जी। लेकिन सर देखिए, क्योंकि जब JP नड्डा की हम बात करते हैं, उनके अपने घर की बात करते हैं, तो ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो
गुटों में बटी हुई भाजपा अक्सर कही जाती है कि अब जो है हिमाचल प्रदेश की भाजपा में कई गुट आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि नड्डा जी के खुद के घर में अगर इस तरह की गुटबाजी देखने को मिली तो किसी एक चेहरे पर सहमति बनाना नड्डा जी के लिए चुनौती नहीं होगी? होगी, ज़रूर होगी, लेकिन अंदर के जो राजनीतिक कीड़े हैं वो तो ये भी बताते हैं कि जेपी नड्डा खुद शायद हिमाचल लौटने में इंटरेस्टेड है, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक बार हिमाचल के मुख्यमंत्री का ठप्पा उन पर लगे। क्योंकि हालांकि अगर देखा जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अभी केंद्र में हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे आप तो हर एक आदमी की इच्छा होती है अपने राज्य में एक बार मुख्यमंत्री बने। एक तो वो वजह कही जा रही है कि जेपी नड्डा इंटरेस्टेड है हिमाचल वापस लौटने में, ये मैं वो कह रहा हूँ कि जो खबरें चल रही हैं जी, जो हिमाचल का सर्कल बोल रहा है, दिल्ली के सर्कल में अभी ये नहीं है। दूसरी ये बात है कि हर जो राजनेता है वो चाहता है कि उसकी राजनीतिक विरासत बढ़ाने के लिए वो अपने जो बेटे हैं उनके लिए एक ज़मीन तैयार करके दें। अब वो खुद राज्यसभा में है जेपी नड्डा, केंद्र में मंत्री है, तो ऐसे में अगर अपने बेटे को वो विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे अगली बार, तो दूसरी बात वो उससे होगा क्या कि वो ज़मीन वैसी तैयार नहीं होगी जैसी वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे के लिए की या फिर प्रेम कुमार धूमल ने अपने बेटे के लिए की। तो इसलिए नड्डा भी चाहते हैं कि एक बार विधानसभा चुनाव लड़ें, यहाँ आए, या फिर जो है वो एक तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार करें। उसके बाद क्योंकि बीजेपी में एक एज का वो तो है ही है, उनको भी मालूम है कि कुछ साल बाद उनको छोड़ना पड़े, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने बेटे को सुपुर्द करके जाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए खुद उनका यहाँ आना ज़रूरी है, एक ज़मीन तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि बेटा अगर खुद अपनी ज़मीन तैयार करने लगेगा वो पॉसिबल नहीं है। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका स्टेटस है, नो डाउट वो एक बड़ा वो है, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो वो बात नहीं रहेगी। सिर्फ केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे वो आएंगे, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री बन के यहाँ पर आएंगे तो फिर ज़मीन बनाना, राजनीतिक ज़मीन बनाना अपने बेटे के लिए आसान होगा। तो ये दो वजह से कहा जा रहा है कि वो जेपी नड्डा खुद इंटरेस्टेड है हिमाचल लौटने में। एक धड़ा ये भी मानता है कि अनुराग ठाकुर जो शांत बैठे हैं, जो उन्हें केंद्र में मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिली है, तो कहीं अंदर खाते, हालांकि कोई ये नहीं कहता कि उनसे किसी तरह का वादा किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अंदर खाते उन्हें ये उम्मीद है कि उन्हें इसके लिए कंपनसेट किया जाएगा। और कंपनसेट से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है, क्योंकि उनके साथ एज भी है फेवर में, उनका एक अपना व्यक्तित्व भी है, उनके एक पॉपुलैरिटी भी है, तो हो सकता है कि उन्हें राज्य की कमान सौंपी जाए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर धूमल गुट, बिंदल गुट और अपना जयराम ठाकुर गुट, एक आध कोई और मान लीजिए, ये आपस में है। तो ऐसे में जेपी नड्डा अगर दिल्ली से आते हैं तो उनका रास्ता आसान हो जाता है, क्योंकि एक तो मोदी शाह का पूरा आशीर्वाद उनके साथ रहेगा, और दूसरा स्टेचर में इन सब से ऊपर है आज की डेट में, तो उनके खिलाफ शायद कोई वो भी ना कर पाए, ज़्यादा बात भी ना कर पाए या ज़्यादा अपना रोष भी व्यक्त ना कर पाए। इसलिए ये समीकरण अभी बीजेपी में बनते, या जो हवाएं चल रही है, राजनीतिक चर्चाएं जो है, खबरों का बाजार, वहाँ इस तरह की चर्चाएं। जी बिल्कुल, अगर दबाव होता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान बैठा है वो जब ऊपर से डंडा चलाता है तो सब शांत हो जाते हैं। तो आपने सही कहा कि ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है वो नड्डा की घर वापसी हो सकती है, दिल्ली से जो है सवारी बिलासपुर लौट सकती है, और कुछ भी संभव है राजनीति में। वैसे भी ये कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का ही तो खेल है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ हद तक तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ और जोड़ दूँ, माफ़ कीजिएगा जी। वो ये है कि हो सकता है मोदी जी भी नड्डा जी को चाहें कि वहाँ हिमाचल में जाइए, क्योंकि अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखिए मोदी जी की, उन्होंने जहाँ जहाँ जो जो मुख्यमंत्री चुने हैं, बहुत सारी जगह फर्स्ट टाइमर एमएलए चुने, लेकिन उनका मेन फोकस ये रहता है कि जहाँ एक बार बीजेपी सत्ता में आ जाए तो वहाँ से जाए ना, कम से कम 3 बार रिपीट करे। और बहुत सारी जगह पर कामयाब हुए हैं, जहाँ जहाँ मोदी जी के सामने बीजेपी के टाइम में बीजेपी जीती है वहाँ रिपीट हुई है सरकारें। हिमाचल में जो ट्रेंड है कि हर 5 साल में बदलने का, तो अगर इस बार बीजेपी फिर जीतती है अगली बार और कोई ऐसा चेहरा देते हैं कि जो फिर 5 साल बाद कामयाब ना हो पाए, मोदी जी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है नड्डा जी ने जो संगठन के रूप में भी अपने आप को प्रूव किया है, संगठन चलाने के उसमें,
उस क्वालिटी को देखते हुए शायद मोदी जी भी चाहेंगे कि नड्डा जी वहां जाए और कम से कम बीजेपी को उस स्थिति में पहुंचे कि अगले 1-2 टर्म तो बीजेपी को कांग्रेस ना हिला पाए। ये भी एक सोच हो सकती है जी। पूरी स्ट्रैटेजी मतलब अगर मानकर चले तो 2027 को लेकर ही बनाई जाएगी जी। कि सत्ता जो है वो कैसे, वैसे भी सत्ता परिवर्तन आपने सही कहा, हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रिवाज है, हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता है। और अब अगर यही जो है परंपरा आगे चलती है तो अब बारी भाजपा की होगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जाहिर सी बात है कि आलाकमान चाहेगा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आगे भी कायम रहे। तो सर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ हद तक हमारी जो संशय थे वो स्पष्ट हो चुके हैं, क्लियर हो चुकी है। अब अगर हम बात हिमाचल में बैठी सत्ता पर सुक्खू सरकार की करें, कांग्रेस पार्टी की करें, तो कांग्रेस पार्टी में फिलहाल सब छिन्न भिन्न है। कांग्रेस पार्टी में जो तनाव है वो किसी एक चीज को लेकर नहीं है। अगर हम ये कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर बात अभी कार्यकारिणी के गठन को लेकर की जा रही है। संगठन और सरकार में अभी तकरार है, एकमत नहीं है। दूसरा, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं। तो ऐसी तमाम चर्चाएं हैं। हाशिए पे बैठे कुछ नेता हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं सत्ता का जो सुख है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो तमाम चर्चाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी में हो रही है। फिलहाल कार्यकारिणी के गठन पर ही आते हैं, जो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस के लिए बन चुका है। 2 धड़े हैं, 2 या 3 धड़े हम कह लेते हैं कि गुटबाजी जो है वो कांग्रेस में है। और आलाकमान के लिए भी ये मुश्किल हो चुका है कि आखिर अब ठप्पा लगाए तो किस गुट पर लगाए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सुनैना, शनिवार को राहुल गांधी ने जो गुजरात में कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा जी, उससे एक चीज़ तो साफ है कि अगर राहुल गांधी उस बात को पूरे देश की कांग्रेस को कह रहे थे, सुना रहे थे, संदेश दे रहे थे, तो इससे एक बात तो साफ है कि फिलहाल जल्द आपको कार्यकारिणी गठित होती हिमाचल में नहीं दिख रही। क्योंकि राहुल गांधी की उस बात का निचोड़ ये था कि वो पहले छानना चाहते हैं जी, जो उन्हें लगता है कि पार्टी में रह के एंटी पार्टी काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, सबसे पहले वो उसे बाहर करना चाहेंगे, वो छांटना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ तो कार्यकारिणी भी नहीं है, ये आसान है कि पहले ऐसे नेताओं को छांट लो, उनकी लिस्ट बनाओ, उन्हें साइड में रखो, फिर जो बाकी बचे उनमें से चुनो। तो फिलहाल मुझे नज़दीकी कोई बहुत जल्द कार्यकारिणी गठित होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसको छानने में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर फिर ये जिम्मेदारी आ जाती है किसकी? जो प्रभारी हैं रजनी पाटिल, उनकी। इस वक्त सबसे हॉट सीट जो है वो रजनी पाटिल की, क्योंकि रजनी पाटिल को जब प्रभारी बनाया गया, उनके साथ और भी प्रभारी बनाए गए, तो कांग्रेस हाईकमान ने साफ शब्दों में कहा कि इस बार सिर्फ प्रभारी नहीं बनाए जा रहे, प्रभारियों की जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों फिक्स की जा रही है। यानी कि अगर प्रदेश में संगठन कमज़ोर होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर सरकार सत्ता में है, पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर सत्ता विपक्ष में है और नहीं लौट सत्ता में आती तो भी जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे में ये पहली बार हुआ कांग्रेस में, मतलब काफ़ी टाइम बाद हुआ, कि जहां प्रभारियों को बाकायदा ये निर्देश दे के भेजा गया कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी भेजा जा रहा है। तो एक डर बैठ गया प्रभारियों के अंदर, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं फेल होती हूँ या होता हूँ तो फिर इशारा हाईकमान का साफ था कि चुपचाप खुद ही इस्तीफा दे दीजिएगा, हमें ना बोलना पड़े। तो हर कोई, देखिए कांग्रेस में हर कोई पद चाहता है, पद के बगैर नहीं रह सकते कांग्रेस, ये बात बिल्कुल साफ है। तो रजनी पाटिल इस वक्त फूंक फूंक के कदम रखेंगी। एक तो राहुल गांधी ने ऊपर से भी कह दिया कि जो बीजेपी के स्लीपर सेल हैं उन्हें बाहर किया जाएगा, अब वो भी छांटने हैं। तो रजनी पाटिल को एक तरफ वीरभद्र परिवार के गुट को चलाना, एक तरफ सुक्खू जी के गुट को चलाना, एक तरफ नाराज वाले जो हैं उनको चलाना है। क्योंकि ये तो कांग्रेस में भी अंदर बात सबको मालूम है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बीजेपी के टच में है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और बीजेपी अभी भी एक्टिव है वो इस कोशिश में कि एक और ऑपरेशन लोटस किया जाए। इन सब चीज़ों को संभालना है रजनी पाटिल को। और कांग्रेस की जो ये भी दुर्गति हो रही है ना यहाँ पर हिमाचल में, दुर्गति क्या कहूँगा, मतलब जो कन्फ्यूजन की स्थिति है, उसके लिए इस गुटबाजी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मैं मानता हूँ जो पहले प्रभारी थे यहाँ पर राजीव शुक्ला, वो बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि उन्होंने ना स्थितियों को संभाला, ना उन्होंने जो है चीज़ों को सही करने की कोशिश की, और ना हाईकमान को असलियत बताई कि यहाँ हो क्या रहा है। जैसे ही राजीव शुक्ला जाते हैं
हाई कमान को असली चीज़ें यहाँ की रजनी पाटिल ने बतानी शुरू कर दी है। ये जो आप कह रहे हैं ना मंत्रिमंडल में बदलाव और फेरबदल, ये हाई कमान ही इनिशिएट कर रहा है इसको। क्यों कर रहा है? क्योंकि असलियत उन्हें दिखी। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि हाई कमान को ये भी नहीं मालूम था कि जो मंत्रिमंडल यहाँ बना है उसमें कास्ट और रिलीजन या रीजन जो बैलेंस है वो कैसे बना है, किस आधार पर बना है। रजनी पाटिल अब सारी चीज़ें रख रही है, तो फिर अब जो बदलाव की बात आ रही, फेरबदल की बात आ रही है, वो उसी के तहत आ रही है। और दूसरी बात, पहले आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी जब भी हिमाचल आती थी, सोनिया गांधी के साथ भी आती थी, अकेली भी आती थी, तो लोकल लीडरशिप कांग्रेस की जो है इनसे मिलती थी, कुछ ना कुछ जो है बातचीत होती थी। पिछले काफ़ी समय से प्रियंका गांधी आती हैं, चली जाती हैं, किसी से नहीं मिलती हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि ये मेरा प्रदेश है क्योंकि मैं यहाँ की रेजिडेंट हूँ। और वो बहुत क्लोजली उन्होंने चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छा कांग्रेस के लिए लड़ा था और नज़र रख रही थी इस पर। लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया था। हो सकता है शायद वो भी इस जो हो रहा है कांग्रेस में इससे थोड़ी सी नाराज़ हो गई हो या दुखी हो गई हो। अब जब चीज़ें ठीक होने लगेंगी तो आपको वो भी एक्टिव नज़र आएगी, तो उनका इनपुट भी बड़ा अहम होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस के पास एक फार्मूला था, एक परिवार एक पद, ठीक है, ये वीरभद्र परिवार पे लागू होता है। लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी भी अब विधायक हो गई है, तो अब वो ये कहेगा फिर वहाँ भी हो गई है, दोनों तरफ होगा, फिर इस चीज़ को भी करना है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस ने नेशनल स्तर पर इस बार डिसाइड किया है कि 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक संगठन सृजनात्मक साल नाम दिया उनको, कि इस बार इस एक साल में पूरे देश में संगठन को मजबूत करना है। तो हिमाचल भी उसी कड़ी में आता है। हिमाचल जो संगठन जो डिसमेंटल किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि हाईकमान दुखी हो चुकी थी यहाँ की खबरों के, यहाँ की शिकायतें सुन सुन के। अब जब संगठन सृजनात्मक चलेगा तो उसमें हिमाचल भी आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हिमाचल के भी 2 साल बचे, 2.5 साल बचे हैं, तो आखिरी 1 साल तो चुनाव में निकल जाता है। तो कहने का मतलब लिटरली आपके पास 1-1.5 साल बचा है, तो अगले 2-3 महीने में यहाँ करना तो पड़ेगा। अभी राहुल गांधी ने यहाँ बहुत सारे जो स्टेट हैं वहाँ के ज़िला अध्यक्षों को बुलाया है, 788 या 790 ज़िला अध्यक्ष पूरे देश से बुलाए हैं। उसमें कुछ हिमाचल के भी होंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी खुद ये बोल रहे हैं कि मैं हर प्रदेश के ज़िला अध्यक्षों से मिलूंगा, स्टेट प्रेसिडेंट से नहीं, ज़िला अध्यक्षों से और मंडल अध्यक्षों से मिलूंगा। तब अगर हिमाचल आते हैं वो हिमाचल के उनसे मिलते हैं। उसके बाद फिर जब सब कुछ छन के, जो राहुल गांधी की बात है कि छानना है, उसके बाद जो छन के निकलेगा फिर कार्यकारिणी बनेगी, फिर अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन इस चक्कर में बस कांग्रेस को डर ये है कि ये लंबे ना खिंच जाए और इस लंबे के चक्कर में कहीं बीच में बीजेपी कुछ खेल ना कर जाए, क्योंकि जिन रास्तों से पहले खेल हुआ था वो मैं यहाँ नहीं बता सकता कैमरे में, वो रास्ते नॉन पॉलिटिकल है, वो नॉन पॉलिटिकल रास्ते दिल्ली से कनेक्टेड है, वो आज भी एक्टिव हैं और ज़्यादा एक्टिव हो गए। जी देखिए, जब आपने जिक्र कर ही दिया है कि जो पहले खेला हो चुका है हिमाचल प्रदेश में, और वो समय भी सर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। पिछली बार भी बजट सेशन ही था जब ऐसा कुछ घटना जो है घटी थी, राज्यसभा का चुनाव था। सभी जानते हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस के 6 नेता बागी हो गए थे, भाजपा में चले गए थे, और उसके बाद सुक्खू सरकार पर संकट आ गए थे। खैर, इस संकट पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी फिर वापस आते हैं। शनिवार की बात आपने की है, राहुल गांधी के तलख तेवर देखने को हमें मिले हैं, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं जहन में ये भी आता है कि जो तलख तेवर अब कांग्रेस सुप्रीमो द्वारा दिखाई दिए जा रही हैं, कि आपको नहीं लगता कि ये उस समय दिखाने की आवश्यकता थी जब कांग्रेस में पहले भी संकट आया, जब सुक्खू सरकार पर पहले भी सवाल उठते रहे? अगर तब उस वक्त आलाकमान अपने तेवर दिखाता, पूरी जो स्थिति है वो अपने हाथों में लेता, तो आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। देखिए सुना ने, 2 चीज़ें तो आप साफ मान के चलिए। एक ये है कि राहुल गांधी को अभी भी भरोसा सुखविंदर सिंह सुक्खू पे ही है, वो उन्हीं को मानता है। और दूसरी बात ये भी आप तय मान के चलिए कि जब तक सुखविंदर सिंह सुक्खू या राहुल गांधी नहीं चाहेंगे खुद, तब तक यहाँ मुख्यमंत्री तो नहीं बदला जाएगा, मुख्यमंत्री तो यही रहेंगे। ये बात पक्की है कि अगर खुद किसी कारणवश सुखविंदर सिंह सुक्खू छोड़ देते हैं
या राहुल गांधी चाहते हैं कि बदले, तभी बदला जाएगा। बाकी और किसी के कहने पर यहाँ मुख्यमंत्री तो नहीं बदला जाएगा, ये बात है। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर है कि जिस तरह की कार्यशैली की शिकायत सुखविंदर सिंह सुक्खू की दिल्ली जाती है कि वो मंत्रियों को काम नहीं करने दे रहे या उनके काम नहीं हो रहे, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का हिमाचल का कार्यकर्ता एक बात बोल रहा हूँ जो मुझे लगता है पार्टी के तौर पे कांग्रेस के लिए बहुत खतरनाक है, कि हिमाचल का कार्यकर्ता ये कह रहा है कि इस वक्त पार्टी की स्थिति ऐसी है कि अगर एक बार सत्ता से गई तो 20 साल कम से कम नहीं लौटेगी। ये बात अगर कार्यकर्ता कह रहा है तो ये कांग्रेस के लिए खतरनाक है जी। इसको ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है ये कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री को अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी, और मुख्यमंत्री की जो है वो खुशकिस्मती ये है कि एक ज़माने में जो वीरभद्र सिंह परिवार है वो बहुत नज़दीकी था प्रियंका गांधी का, नो डाउट, और अच्छे उनके रिलेशन थे। लेकिन जो वो बगावत हुई थी कांग्रेस में, उसमें जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह का रोल सामने आया था, उसके बाद उनका वो वज़न नहीं रहा हाईकमान के सामने जो हुआ करता था। अगर वो वज़न आज उनका होता तो शायद स्थितियां कुछ और होती, चीज़ें कुछ और होती, लेकिन अब वो वज़न नहीं रहा। अब सिर्फ लड़ाई इस चीज़ की है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि ये गुट भी चाहता है कि भाई एक चीज़ तो हमारे हाथ में रहे, चाहे संगठन चाहे वो, और एक जो है वो सरकार वाला गुट है वो चाहता है कि सरकार भी हमारे पास रहे, संगठन भी हमारे पास रहे। लेकिन एक तीसरी थ्योरी अलग से निकल के आ रही है, वो कह रहे हैं कि भाई जो है वो एक गुट को ये आश्वासन दे दिया गया है कि आपको राज्यसभा भेजा जा सकता है, तो हो सकता है चीज़ों को पैसिफाई किया जा रहा। तो ऐसे में आपको एक ऐसा चेहरा भी अध्यक्ष बनता कांग्रेस का दिख सकता है यहाँ पर, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो थोड़ा सा अलग हो, इन सब से अलग हो, जिसमें सही बात है, जब आशा कुमारी का नाम चला तो आशा कुमारी का नाम के पीछे वजह है, उनके जो क्राइटेरिया फिट बैठता है वो सही बैठता है। एक तो वो प्रभारी भी रही है पंजाब वगैरह की, तब उनका जो है हाईकमान के साथ राफ्ता भी अच्छा था, एक्सपीरियंस्ड है, महिला हैं, चंबा जैसी डिस्ट्रिक्ट से आती है, तो वो सारे खाने उनके टिक होते हैं, सही जो उनकी ज़रूरत है उस पर टिक होते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री हमीरपुर से है, मंत्रिमंडल है भी आपने शिमला लोकसभा से कर रखा है, कांगड़ा को भी रिप्रेजेंटेशन दी थी। अब बदलाव में शायद कुल्लू को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, कुल्लू मनाली को, या जो डिस्ट्रिक्ट और जिनकी मंडी को मिल जाए रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से बैलेंस करने के लिए चंबा से फिर आशा कुमारी के साथ सारी चीज़ें बैठती उनको किया जाए। लेकिन ये मैं अभी फिर बता रहा हूँ कि ये लंबा प्रोसेस है। राहुल गांधी की उस बात की बात आपको मानना पड़ेगा कि अब पहले छानने का काम होगा, फिर जाके किसी को बिठाया जाएगा। जी, छन छन के खबरें तो इस तरह की ही आ रही हैं सर। और अध्यक्ष पद को लेकर भी फिलहाल अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि खुद सीएम सुक्खू तो प्रतिभा सिंह की पैरवी करते हुए दिखे हैं कि अभी जो है प्रतिभा सिंह ही अध्यक्ष रहेंगी। हाँ, हालांकि फ्यूचर में क्या होता है ये ना हमें पता है ना आपको पता है, ये सिर्फ कांग्रेस का आलाकमान ही जानता है। एक चीज़ मैं एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी और दे दूं कि जो मेरे सूत्र एआईसीसी में बताते हैं कि रजनी पाटिल ने भी अभी यही फीडबैक दिया है कि फिलहाल जो अध्यक्ष हैं उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि अगर आप सबसे पहले बिना सोचे समझे बिना कुछ किए अध्यक्ष बदल दोगे और फिर नीचे छंटनी शुरू करोगे, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, उसमें फिर लूप होल रहने की वो है चांसेस हैं। तो इससे बेटर है कि अध्यक्ष अभी रहने दिया जाए, नीचे पहले छंटनी शुरू की जाए, फिर उसके बाद अध्यक्ष पे आया जाए। तो वही कि कार्यकारिणी पहले जो है उसका गठन करना जरूरी है, उसके बाद ही आप अध्यक्ष पद को लेकर कोई फैसला ले सकते हैं। और एक चीज़ और, हाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा मैं बार बार रोक रहा हूँ, कि कार्यकारिणी में जो चीज़ें छांट के आएंगी उसमें ये भी ज़रूर है, जो राहुल गांधी ने कोशिश की है वो उसका भी रखना पड़ेगा। युवा और दलित ओबीसी और महिला, ये 3 फैक्टर भी काउंट होंगे जब कार्यकारिणी गठित होगी। जी, देखिए सर, चाहे हम भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों तरफ यही है कि 2027 को लेकर भी चीज़ें जो है वो पहले से पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा कि 2027 के चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद पर जो भी चेहरा हो उसे बिठाया जाए। साथ ही संतुलन साधने की दोनों तरफ ही कोशिश रहेगी, क्योंकि भाजपा में भी बिखराव है और कांग्रेस में भी बदलाव की दरकार है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों में फिलहाल हिमाचल प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है और दोनों ही पार्टियों में तनाव चल रहा है। तो आज की मेरे हिसाब से तो जो चर्चा रही है वो इतनी काफ़ी है, और शायद हमारे दर्शकों मुझे लगता है सुने ना, हमें तनाव शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते हम,
कन्फ्यूजन की स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं। कन्फ्यूजन, तनाव से चीज़ें कुछ और वो हो जाती है, तनाव का मतलब कुछ और हो जाता है। कन्फ्यूजन है दोनों पार्टियों में, उहाफो की स्थिति है दोनों जगह पर, तो इसलिए सब अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए। जी, चलिए कंफ्यूजन ही सही, लेकिन दोनों तरफ है। और आज की इस चर्चा में मुझे लगता है कि आप सभी दर्शकों को भी कुछ हद तक स्थिति स्पष्ट हो ही गई होगी कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश के सियासत में क्या क्या चल रहा है, क्या भाजपा में चल रहा है, क्या कांग्रेस में चल रहा है, और आने वाले दिनों में। हाँ, मुझे लगता है सुनैना, हमें इसमें ना अपने जो दर्शक है उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं जी, आपकी क्या राय है इन सब मुद्दों पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप राय दीजिए, और आपको क्या लगता है कि कौन दोनों पार्टियों का लिखिएगा, कौन किसका अध्यक्ष होना चाहिए या डिजर्व करता है, या आपके कुछ अलग सूत्र हों, आपके पास कुछ और खबरें, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दिया कीजिए। उससे क्या होता है कि हमारा और आपका जो रास्ता है वो बना रहता है, और उससे क्या होता है आइंदा के लिए हमें भी पता लगता है कि जनता में दरअसल सिर्फ हम ऐसा है पत्रकार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही सच हो। ज़्यादातर वक्त पत्रकार गलत साबित होता है, जनता के पास इंफॉर्मेशन सही होती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। जी, अंत में जनता ही जनार्दन होती है, और आज की इस चर्चा से फिलहाल अपनी जनता से हम भी अलविदा लेते हैं। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच।